एनिमल किंगडम के केस में पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपको अलग अलग तरीके से जो पूछा जाएगा उस चीज को एकदम ध्यान में रखने हैं। साइटोप्लाज्म पूछा जाएगा तो आपको न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं करने का। इनसाइड अ सेल पूछा जाएगा तो आपको न्यूक्लियस को भी लेना होगा। क्लियर। प्लांट सेल पूछा जाएगा तो आपका आंसर दूसरा होगा। एनिमल सेल पूछा जाएगा तो आपका आंसर दूसरा होगा। फिर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो हम मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं थोड़ा। मेम्ब्रेन जो डबल मेम्ब्रेन तीनों जगह प्रेजेंट है। न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन कैसी है, पोरस मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन कैसी, आउटर और इनर फोल्ड, इनर आउटर मेम्ब्रेन बाउंड्री बना रही है एंड इनर मेम्ब्रेन ने फोल्ड बना के क्रिस्टी को बना लिया। ठीक। फिर क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन बाउंड्री एंड इनर मेम्ब्रेन ने वहां पे टूट टूट के कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बना के ग्रेना या थाइलेकोइड को फॉर्म कर लिया। ठीक है। फिर इंटरनल माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स हो जाता है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाता है एंड क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा हो जाता है। तो इस तरीके से आप रिलेटेड वर्ड्स ध्यान में रखो। फिर और क्या बात कर ले, प्लाज्मोडेस्माटा समझ में आ ही गया। प्लाज्मोडेस्माटा के लेबलिंग ध्यान में रखना। इसमें ऐसे स्ट्रक्चर जो आपको एनिमल सेल्स में नहीं दिखेंगे वो प्लाज्मोडेस्माटा हो जाएगा, सेंट्रल वैक्यूल हो जाएगा, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है। सेम वे में आप एनिमल सेल को देखें और प्लांट सेल में कौन से स्ट्रक्चर नहीं होंगे, उसमें माइक्रोविलाई आ जाएगा, सेंट्रियोल्स आ जाएंगे। ये स्ट्रक्चर आपके सेल वॉल नहीं होगा तो सेल वॉल नहीं होगा तो मिडिल लैमेला पैक्टेट, ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है माइक्रोविलाई। चलो ये सब तो तुम लोग को आता होगा, इसको स्किप करते हैं। सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एक क्वेश्चन यहाँ से तो आ ही जाएगा, चाहे साइंटिस्ट का नेम, चाहे आपका लिपिड का अरेंजमेंट, चाहे लिपिड की फ्लोटिंग, चाहे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की बात कर ली जाए, आपका ट्रांसपोर्टेशन का यूनिपोर्ट एंटीपोर्ट सिम्पोर्ट की बात कर ली जाए, या प्रोटीन के अरेंजमेंट की बात कर ली जाए। प्रोटीन लैटरल मूवमेंट शो करते हैं, लिपिड्स आपका फ्लिप फ्लॉप लैटरल सारे मूवमेंट्स को शो करते हैं। ठीक है। अब इसमें आपका कंपोजिशन कितने परसेंट आपका लिपिड है, कितने परसेंट आपके प्रोटीन है, कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट है, तो 52% प्रोटीन, 40% लिपिड एंड 8% जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म्स में प्रेजेंट है, एदर ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब लिपिड्स के साथ ज्वाइन कर गया तो ग्लाइकोलिपिड हो गया, एंड प्रोटीन के साथ ज्वाइन कर गया तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। What is glycosylation and what is glycosidation? ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन, यहाँ पे अगेन आपको साइंटिस्ट का नेम आएगा, ईयर, नेम याद रखना है, और फ्लूइड मोजाइक मॉडल एंड देन अरेंजमेंट जो आपका कंट्रीब्यूशन है। व्हाट इज द, देखो क्वेश्चन के बेसिस पे ही बात करते हैं। फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिसाइडेड बाय व्हाट। अरेंजमेंट तो देखो बेटा दो लाइन में समझ लो। अरेंजमेंट आपको यही दिख रहा है, बायलिपिड लेयर है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। ठीक है। हाइड्रोफोबिक आपका टेल हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक आपका आउटर पोर्शन हो जाएगा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से डील कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोफिलिक। एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जो डिफ्यूजन होगा वो या हाइड्रो लिपिड लविंग होंगे वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और जिनको प्रॉपर चैनल के थ्रू कैरियर चैनल चैनल प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट करना है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी करना है इनफैक्ट, तो भी वो प्रोटीन चैनल को यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा था अभी मैंने, ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। और एक आप टेक्निक वाइज क्वेश्चन ध्यान में रखना। फ्रीज एंड फ्रैक्शन टेक्निक, फ्रीज एंड फ्रैक्शन टेक्निक। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो बेटा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीज एंड फ्रैक्शन
टेक्निक जिसमें आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्रीज करोगे एंड उसके बाद उसको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से स्ट्रेन करके आप स्टडी करते हैं उसके फ्रैक्शंस को कट करके एंड स्ट्रेनिंग टेक्निक को यूज करके। तो आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ये भी लिख लो, ऑस्मियम, ये सब नोट्स में होंगे बेटा लिखे हुए। से स्टेन कर रहे हैं एंड फ्रीज एंड फ्रैक्शन टेक्निक यूज करके स्टडी की गई थी सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, क्या क्या अभी क्वेश्चन पूछा मैंने, कोई आंसर कर रहा है? ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन एंड व्हाट इज द इम्पोर्ट व्हाट इज द what is the which factors are responsible for the fluidity of the plasma membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं अभी कि कौन ज्यादा कर रहा है। पहले बताओ क्या क्या कर रहे हैं। फास्ट रिप्लाई करो बेटा, टाइम जाएगा। बाइलिपिड लेयर, ओके, नॉट रिमेम्बरिंग द डिफरेंस। ग्लाइकोसाइलेशन, साइलेशन वर्ड आएगा, इट मीन्स कि वहां पे ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन की हम लोग बात करेंगे। एंड ग्लाइकोसाइडेशन, साइडेशन वर्ड आएगा तो वहां पे हम ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज के मतलब कार्बोहाइड्रेट का लिपिड के साथ जुड़ना इज ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइको ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या बन जाएगा? ये ग्लाइकोलिपिड बनेगा, ये ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, ये ग्लाइकोलिपिड बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा रिएक्शन वाइज भी आप ध्यान में रखो एक्स्ट्रा नोट्स को। एंड देन हमने क्या पूछा था? फ्लूडिटी, फ्लूडिटी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है बेटा? फ्लूडिटी के लिए सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो जो कोलेस्ट्रॉल, जो ये आपके बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल? हेड हेड पोर्शन में या टेल पोर्शन में? ये वाला। ठीक, इसमें कितना लिपिड मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल से बाइंड करके प्रेजेंट है, कितने कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, उसको आप प्रायोरिटी दोगे। एंड उसके बाद आप जो ये फ्लोटिंग बिहेवियर है, फ्लोटिंग बिहेवियर डिसाइडेड बाय द कंपोजिशन ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो आपका सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और ये कार्बोहाइड्रेट का जो आपको ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन रिसेप्टर फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ये हमेशा आपको आउटर सरफेस पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि दीज आर द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, और ये सिग्नल्स को रिसीव करेंगे, ये बाहर से सेंस करते हैं, इसलिए मैक्सिमम ये अबेंडेंटली किधर प्रेजेंट होंगे बेटा? आउटर सरफेस पे। क्लियर है? 3-4 पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया। फ्लूडिटी के लिए कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग रिस्पॉन्सिबल है। और ओवरऑल फ्लूड नेचर कहाँ से शो हो रहा है? क्योंकि लिपिड का फ्लिप फ्लॉप, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे लिपिड का जो मूवमेंट होता है, दैट इज फ्लिप फ्लॉप। एंड फ्लिप फ्लॉप मेनली रिपोर्टेड बाय द लिपिड्स। तो तुम लोग के केस में तुम लोग लिपिड्स में ध्यान में रखना। एंड प्रोटीन्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को शो नहीं करेंगे, लैटरल मूवमेंट को शो करेंगे। कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जहाँ पे प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं, बट वो हायर है, तो वहां यहाँ पे भी तुम लोग उसको मेंशन नहीं करोगे। एंड फिर ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की चेन हो गई, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हो गया, बाई लेयर, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, उसमें चैनल हो गए। और वो लिपिड, वो प्रोटीन जो फिक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? डोमेन। ठीक है, जो मूवमेंट शो नहीं करते हैं।
मूवमेंट अब्सेंट होगा इनमें, उनको डोमेन कहेंगे। क्लियर है इतनी बात? और क्या डिस्कस किया जा सकता है यहाँ पे? हाँ, आरबीसी मैंने बताया कि आरबीसी के स्ट्रक्चर को देखते हैं। आरबीसी से ही हम लोग स्टडी करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्टडी की गई है, फ्रीज एंड फ्रैक्शन टेक्निक और ओमियम टेट्राऑक्साइड को यूज करके और स्लाइसिंग करके वहां पे इसका कंपोजिशन वगैरह स्टडी किया गया। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा आपका सिंगर एंड निकोलसन। तो कुछ ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ईयर ध्यान में रखना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, ये सब चीजों पे हम नहीं जा रहे हैं, जो कि हम लोगों ने कई बार बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है चीजें। ठीक है, एनर्जी कब यूज हो रही है, नहीं यूज हो रही है, कौन फैसिलिटेट कर रहा है, कौन डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कर सकता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, ये सारी चीज यहाँ पे आपको रिकॉल करनी है। ठीक है, व्हाट इज एंटीपोर्ट, व्हाट इज स्टीम पोर्ट, व्हाट इज यूनिपोर्ट, ये सब एनर्जी यूज हो रहा है उसका एग्जांपल दिया हुआ है। सोडियम पोटेशियम पंप, 3 सोडियम 2 पोटेशियम, इसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड देन ऑस्मोसिस इज रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, सिर्फ वाटर का मूवमेंट जब हम देखते हैं तो ऑस्मोसिस होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की क्वालिटी याद रखना है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, सबको ट्रांसपोर्ट नहीं करने देगी। सेमी परमिएबल लेबोरेटरी में है, सिर्फ यूज होता है। सेल वॉल की बात करें, हाँ, सेल वॉल से स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकन, किसकी किसकी यूनिट है ये? काइटिन किसकी है? काइटिन इज मेड अप ऑफ, ये किस तरीके के पॉलीसैकेराइड हैं? स्ट्रक्चरल, स्टोरेज, स्ट्रक्चरल या म्यूकोपॉलीसैकेराइड? किस टाइप के पॉलीसैकेराइड है काइटिन? सेलुलोज, पैक्टिन, टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, बायोमोलिक्यूल में चले गए हम। रिप्लाई कर लो फास्ट फास्ट, तो वापस आ जाए हम। स्वदेश, श्वेता, मैथिली, पॉलीसेकेराइड के टाइप्स। एम आई ऑडिबल? एन ए, NNAA का फुल फॉर्म बेटा? नहीं। Which type of polysaccharides are chitin, cellulose, and pectin? Are they are structural, storage, or mucopolysaccharide? And what is the monomer of the chitin? What is the monomer of cellulose? Structural, correct है। सेलुलोज मोनोमर, बीटा डी ग्लूकोज, ब्रांच्ड होता है, लीनियर होता है। चलो ठीक है, अभी छोड़ो। हाँ, एन एसिटाइल, नैग होगा बेटा, नैग, NaA नहीं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, अमाइनो सुगर। ठीक है, डेरिवेटिव एन एसिटाइल, अमाइनो ग्लूकोज नहीं बोलेंगे उसको, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, अमाइनो सुगर बोलते हैं बेटा। हाँ।
ठीक है, फिर क्या बता रहे थे हम, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्सरी वॉल, उसका अरेंजमेंट ध्यान में रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिक्रीट होके डिपोजिशन हो रहा है तो हमेशा प्राइमरी वॉल किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, सेकेंडरी वॉल अंदर, देन टर्सरी वॉल। टर्सरी वॉल जब रिक्वायरमेंट होगी तभी प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल मेनली होता है। इसमें इलास्टिन जो एक लेवल का ग्रोथ शो करेगी सेल वॉल, वो टेंडेंसी प्राइमरी वॉल में होती है जो लूजनिंग कर सकता है। एंड उसके बाद आपका इंटरनल जो सेल का ग्रोथ होगा, स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड, करेक्ट है बेटा, सभी स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड थे। ठीक है, एंड उसके बाद आपका जैसे जैसे वो ग्रोथ हो रही है, इंटरनल ग्रोथ, उसकी वजह से जो शेल का शेप एंड साइज बढ़ रहा है, फाइनल डिसाइड होगा उसमें प्राइमरी सेल वॉल आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वो एक तरीके से ग्रोथ को शो करेगी, इलास्टिन फाइबर्स होते हैं वहां पे, इलास्टिन प्रोटीन्स उसको लूज करेंगे एंड देन वो आपका वहां पे डिपोजिशन बढ़ता जाएगा। और आगे की तरफ फिर सेकेंडरी एंड अकॉर्डिंग टू देयर सेकेंडरी के S1 S2 एंड उसके बाद आपका टर्सरी लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो पूरा प्रॉपर एक इमेज दिया हुआ है S1 S2 प्राइमरी, इसका अरेंजमेंट वो देख लेना। ठीक है, सेल वॉल से रिलेटेड यही इंफॉर्मेशन ध्यान में रखोगे कि फंजाई में काइटिनस है, एंड बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, एंड आपके प्लांट में सेलुलोजिक, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, पेक्टिन ग्लाइकन्स, एल्गी में ग्लाइकन्स वगैरह प्रेजेंट होगा। रेड एल्गी में आपका अगार प्रेजेंट होगा, एंड ब्राउन एल्गी में आपका एल्जीन प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे रिवाइज करोगे। एल्जीन देखो क्या क्या बोल गई मैं, अगार, एल्जीन ब्राउन एल्गी में, अगार रेड एल्गी में, ये सब सेल वॉल का कंपोजिशन बता रहे हैं हम। ठीक है, एंड देन आपका बाकी हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक, सेकेंडरी डिपोजिशन में फिर आ जाएगा आपका सुबेरिन, लिग्निन। व्हाट इज द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल? मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल क्या है? कैरा में आपका कैरा में वो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन। लिग्नोसेलुलोज, सेलुलोज में भी बेटा लिग्नोसेलुलोज, लिग्निन के डिपोजिशन के बाद लिग्नोसेलुलोज। ठीक है, एंड सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट इज कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबेंडेंट है, बट दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपका वो और स्पेसिफाइड हो जाएगा लिग्नोसेलुलोज। एंड क्या बताने जा रहे थे यहाँ, कुछ मिस किए। हाँ, डायटम्स का याद आ गया था, डायटम्स की सेल वॉल। रुबिस्को इज एंजाइम बेटा, एंजाइम। सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स पूछा जाएगा कलेक्टिवली तो आपको उसमें ये लिग्नोसेलुलोज प्राइमरी, एंड काइटिन आपका आ जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, क्योंकि हम डायट इसको इससे डिकम्पोजर और प्रोड्यूसर से याद करो, सिलिकेटेड सिलिका सेल वॉल ऑफ डायटम्स। हाँ, SiO2 डिपोजिशन होगा डायटम्स में। तो कुछ हम यहाँ पे हमने कुछ सेल वॉल के टाइप्स और उनके डिपोजिशंस की बात कर दी। ठीक, वो सब MCQs है। हम्म, एंड काइटिन, ये आप इससे ध्यान में रखो कि जो डिकम्पोजर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर्स का अमाउंट हाई है सबसे ज्यादा, सेलुलोज का डिपोजिशन सबसे ज्यादा है, और उसमें भी वुडी कन्वर्ट जो हुए हैं उनका बायोमास उनका जो आप कहो ना कि बायोलॉजिकल उनका कंट्रीब्यूशन वो सबसे हाई होगा, इसलिए आपका लिग्नोसेलुलोज आपको मोस्ट एबंडेंटली दिखेगा, बिकॉज ऑफ दैट इज स्ट्रक्चरल पोर्शन। क्लियर? एंड जब आप फंक्शनल बात कर रहे हैं तो वहां पे रुबिस्को एंजाइम्स, वहां पे मोस्ट अबेंडेंटली रुबिस्को एंजाइम्स प्रेजेंट होगा। एंड सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट में आ जाता है आपका काइटिन, और काइटिन को आप याद रखो डिकम्पोजर से। जितना आपको प्रोड्यूसर जरूरी है उतना ही आपको डिकम्पोजर जरूरी है, अदरवाइज बहुत ज्यादा गार्बेज इकट्ठा होता रहेगा। तो इसलिए काइटिनस सेल वॉल फंजाई में प्रेजेंट होती है, और काइटिन फिर आपका सेकेंड मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल बन जाता है। चलो यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव बात हो गई।
सिलिका सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स नोन एज फ्रस्ट्यूल, यस बेटा करेक्ट। नेक्स्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सारे मेम्ब्रेन सिस्टम जो आपस में कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें आपका आ जाएगा गाल, ठीक है, GERL, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। यहाँ पे आपको बेटा बहुत अच्छे से बारीक इंफॉर्मेशन निकालनी है। एनसीईआरटी की तो पॉइंट आपके प्रिपेयर होने ही चाहिए। जो मेम्ब्रेन लिंकेज है, ठीक है, जो मैकेनिज्म मैंने बता रखा है कि मेम्ब्रेन कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ मेम्ब्रेन होता है, उन सब चीजों को भी आपको एडिशनली ध्यान में रखना है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगा, एंड देन एंट्रोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से आपकी जो ट्रांसफॉर्मिंग वेसाइकल्स होंगी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग वेसाइकल्स निकलेंगी, वो एक्यूमुलेट होके आपकी गोल्जी का पार्ट बनेंगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनेगी। गोल्जी का दो पोर्शन है, एक सिस है जो रिसीविंग है, एंड एक ट्रांस है जो आपका मैच्योरिंग फेज है, जहां से सिक्रीशन होगा तो ट्रांस से ट्रांसफर होगा, ट्रांस से ट्रांस फेज से ट्रांसफर होगा, एंड ये टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये टूवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या टूवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपका अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, जो यहाँ पे वेसाइकल्स आ रही है दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग वेसाइकल्स, जिसको सिस रिसीव कर रही है, एंड जो फाइनली मॉडिफाइड या फंक्शनल स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करके बायोमोलिक्यूल्स का, कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें, लिपिड्स की बात करें, एंजाइम्स की बात करें, वो सब यहाँ पे फॉर्म होके मैच्योर होके पैक्ड होके जो सिक्रीट होंगे, इसलिए उसको बोलते हैं सिक्रीटिंग वेसाइकल्स, ठीक है। और इन्हीं सिक्रीटिंग वेसाइकल्स का एक टाइप हो गया जिसके पास लाइसो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का कलेक्शन है, उसको बोल देते हैं बेटा फिर लाइसोसोम। क्लियर। फिर लाइसोसोम आपका अलग अलग तरीके से फॉर्म कर सकता है। प्राइमरी लाइसोसोम, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ऊपर आगे, प्राइमरी लाइसोसोम जिसमें सिर्फ प्योर एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है, प्योर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है, अभी उसका कोई भी डिफ्यूजन, उसने कोई फंक्शन वगैरह नहीं किया। पीएच क्या हो जाएगा इसका, एसिडिक पीएच कितना होगा लाइसोसोम का। फिर अगर ये किसी फूड वैक्यूल से फ्यूज कर गया है तो सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। सेकेंडरी लाइसोसोम जब डाइजेस्ट कर गया इंटरनली, वो जो भी मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर चुका है, हाइड्रोलिसिस कर चुका है, तो फिर वो रेजिडुअल लाइसोसोम में बन जाएगा। एंड एक और होता है क्या, जो अदर सेल ऑर्गेनल्स को खा सकता है, इनगल्फ कर सकता है, ऑटोफेजिक, ऑटोफेजिक लाइसोसोम। तो कुछ ऐसे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटा यहाँ से रिवाइज करोगे। अगेन आई रिपीट, जो आपका पूरा मेम्ब्रेन सिस्टम है, अब इसी में जो रेजिडुअल लाइसोसोम है या ऑटोफेजिक लाइसोसोम है, ये लास्ट में कन्वर्ट क्या हो जाएंगे, एकदम आपका वेस्टेज वाला पोर्शन है, एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास गए, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ये क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, बल्क अमाउंट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाके बल्क अमाउंट में डिस्चार्ज कर जाएंगे पूरे मटेरियल का, और वो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन अगेन जाके आपकी फ्यूज हो गई किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो दिस एंटायर मैकेनिज्म इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इज इट क्लियर। ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है हमें, अलोंग विथ की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वहां ल्यूमेन क्या है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस क्या है, ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, किसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंसंट्रेशन कैसे सेल्स में, कैसे टिश्यूज में हाई होगा, जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हाई चाहिए वहां पे RER हाई होगा, जहाँ लिपिड की सिंथेसिस हाई चाहिए वहां SER हाई होगा। दोनों से ही प्री मैच्योर या सेमी मैच्योर टाइप के सिक्रीशन सिक्रीट होंगे, और वो गोल्जी एपरेटस तक जाएंगे, गोल्जी बॉडी तक जाएंगे, एंड उसके बाद वही ट्रांजिशन वेसाइकल्स आपस में मिलके क्या बना देंगे, सिस्टर्नी बनाएंगे, गोल्जी सिस्टर्नी, एंड देन
वहां पे मैच्योरेशन होगा और ट्रांस साइट से वो मैच्योर वेसाइकल्स अपने टारगेट साइट पे सिक्रेटिंग वेसाइकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, हो जाएंगे। जैसे जब जस्ट सपोज माइटोकॉन्ड्रिया का कोई एंजाइम है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगा। इस तरीके से एक ट्रांसपोर्टेशन का पूरा मैकेनिज्म चलेगा, जिसके लिए आपको इंटरनल, अब एक वर्ड और याद आ गया, साइटोस्केलेटन। ठीक है, अंदर पूरा डायनिन कैनिन इन सब चीजों का मूवमेंट करने के लिए साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है। ठीक है, जो रोपवे की तरह आपको पूरा पाथ दे रहा है कि कोई गोल्जी से क्या प्रोड्यूस हुआ है, उसको कहाँ पे पहुंचाना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन बेटा एक बार आप अच्छे से रिकॉल करोगे। समझ में आ रहा है बेटा? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सबका इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एंड देयर लिंक। कौन किससे लिंक है, कौन किधर प्रेजेंट होगा, कौन न्यूक्लियस की तरफ है, कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, सीक्वेंस क्या होगा, फंक्शन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा के अंदर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्या बनाएगा आपका एंडोस्केलेटन। अब एंडोस्केलेटन एंड साइटोस्केलेटन में डिफरेंस आ सकता है। तो endoskeleton is made up of endoplasmic reticulum and cytoskeleton is made up of microtubules, microfilament and intermediate filament। उन सबसे जो बना हुआ स्ट्रक्चर होगा वो बेटा क्या हो जाएगा आपका साइटोस्केलेटन। फिर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स देख लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर, ल्यूमेन की बात कर ले, जो इंटरनल ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन कहाँ से आता है आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट है वही ल्यूमेन में आ रहा है। ठीक है, फिर ये आपको पूरी थ्रेड लाइक, पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एंड इवन डेस्मोटिब्यूल या आपका डेस्मोसोम्स या आपका उससे प्लाज्मोडेस्मोटा से होते हुए ये नेबरिंग सेल तक ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, आर ई आर एस ई आर के लिए ध्यान में रखना, प्रोटीन आर ई आर रफ है, एस ई आर लिपिड सिंथेसिस, और जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग इनका नंबर हाई होगा। ठीक, फिर गोल्जी का कॉनकेव, कॉन्वेक्सिव, सिस्टर्नी एंड ट्रांसफेज वेसाइकल से फॉर्मेशन, जो भी मैंने सारा बताया वही सारी चीज यहाँ पे। और मैचुरेशन, पैकेजिंग, ये सब कहाँ पे होता है, गोल्जी में होता है। एंड उसके बाद आपका अगर लिंकिंग वे में ही आप चलो, एक तो सिक्रेटिंग वेसाइकल्स हो गए, अलग अलग टारगेट पे जा रहे हैं, और स्पेसिफिक आप मेम्ब्रेन की पूरी कोऑर्डिनेशन को समझोगे तो आपका वहां पे लाइजोसोम्स फॉर्म होंगे एंड कुछ वैक्यूल्स के फॉर्मेशन होंगे। एंड जैसे मैंने बताया कि ऑटोफैगी या रेजिडुअल लाइसोसोम्स हैं, तो वो फाइनली जाके आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएंगे। और मेम्ब्रेन का आपने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकली हुई मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होके ईआर से, गोल्जी से एंड लाइसोसोम से होते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंची, इसलिए ये सभी क्या हो जाते हैं आपका बेटा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंड इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया जाता है और ये पूरा आपका मेम्ब्रेन के अंदर चलने वाले ये तीनों आ जाएंगे गर्ल, GER। तो इससे रिलेटेड जितना भी टेक्निकल चीज और रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन है, कि आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि ये मैकेनिज्म पूरा माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की बात की है। वैक्यूल्स की बात करें तो अगेन वैक्यूल्स, अगर आप प्लांट में देख रहे हो तो पूरा एक प्लांट वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल वहां पे प्रेजेंट है, जो कि प्लांट के अंदर जो एक प्लांट रिस्पॉन्सिबल है सारे न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रोल प्ले करेगा। जितना कम प्रोटोप्लाज्म उतनी कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, प्लांट खुद कम यूज करेगा, इसलिए पूरा सेंट्रल स्पेस जो होता है वो सेंट्रल वैक्यूल वहां पे कवर करके रखती है। फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एंड एक्सक्रीशन के लिए भी रोल प्ले करेगी। अब एक क्वेश्चन था बेटा कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट या व्हाट इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनल फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आएगा तो आपको ऑर्गन्स में चले जाना है, प्रोटोनेफ्रिडिया पे, फ्लैम सेल्स पे, वहां पे चले जाओगे। लेकिन जब फ्लैम सेल्स पे भी, और जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, मतलब आपको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात हो रही है, तो आपको वहां ध्यान में रखना है कि यूनिसेलुलर स्पेसिफिक नहीं किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल।
लेकिन वो एनिमल और प्लांट की बात करेगा तब आपको फ्लैम सेल, प्रोटोनेफ्रिडिया, मेसोनेफ्रिडिया एंड फाइनली मेटानेफ्रिडिया किडनी तक का आपको एक जो सीक्वेंस है उसको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें अब डबल मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान रखना है सेलुलर रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, हमें फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी यहाँ पे डायमीटर लेंथ वगैरह दिया है उसको तो आप मार्क करके रखोगे, साइंटिस्ट मार्क करके रखोगे। जो बेसिक चीजें हैं ध्यान में रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है, कंपार्टमेंट है जिसको बहुत हाई फंक्शन करना है एंड सेल विद इन सेल थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कि इट इज अ काइंड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल which introduce and which come in symbiotic association with a eukaryotic सेल और उसके अंदर आने के बाद वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने लगा और उससे जैसे एंजाइम फॉर्म होके आ रहे हैं उससे न्यूट्रिएंट लेने लगा और सेल विद इन सेल प्रोकैरियोटिक इनगल्फ हो गया यूकैरियोटिक के अंदर। उस थ्योरी को भी ये प्रूफ करता है। क्लियर। फिर हमें यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, कौन सी साइकिल कहाँ पे हो रही है, कौन से स्पेसिफिक एंजाइम, क्रेब्स साइकिल क्या स्पेसिफिक एंजाइम क्या है एंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वहां पे जो आपका केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गेटवे रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से आपको माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आपको फिजियोलॉजी से रिलेट करके भी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना है एंड वेरी स्पेसिफिक एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के एंजाइम्स आपके क्या बोलेंगे मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट है। इनर इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम्स आपके मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट है। कौन सा रिएक्शन इनर मेम्ब्रेन पे चलना है, कौन सा आपका मैट्रिक्स में चलना है, दैट इज वेरी स्पेसिफिक। तो एक तरीके का आपको स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स के फॉर्म में भी ये ध्यान में रखना है। एंड फोल्ड से क्वेश्चन आता है, इनर मेम्ब्रेन का फोल्ड क्या फॉर्म करता है, क्रिस्टी, सिस्टर्नी, इसमें बार बार कंफ्यूजन होता है। सिस फेस से सिस्टर्नी, Cisternae is a part of endoplasmic reticulum and Golgi complex. Christie is a structure formed by the folding of inner membrane of mitochondria. तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस यहाँ से जो पुट हो सकते हैं उस पर ध्यान रखना है। क्या कुछ कह रहे? क्रिस्टी, यस बेटा। ठीक, फिर आपको वही स्पेसिफिक एंजाइम्स वाला पोर्शन ध्यान में रखना है। और ये डबल मेम्ब्रेन है तो इसके पास डीएनए प्रेजेंट होगा, इसके पास आरएनए प्रेजेंट होगा। एक आपको बियॉन्ड द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैंने नोट करा के रखा था, जो एनिमल सेल्स होते हैं वहां पे 50s आरएनए भी प्रेजेंट होता है, डीएनए 50s आरएनए प्रेजेंट होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। और जो प्रोकैरियोटिक होगा उसमें आपका 55s आरएनए प्रेजेंट होगा इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड जो प्लांट सेल है वहां पे आपका 70s। तो 70s और 80s को पूरा ब्रेक डाउन करके भी मैंने उसकी यूनिट्स बता रखी है। एंड एस इज रिलेटेड टू स्वेडगर यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो आपको डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग सेपरेशन में हेल्प करता है। यस बेटा, मैमल्स माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, स्पेसिफिकली इन मैमल्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनिमल में भी मैमल्स माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। देन आप डबल मेम्ब्रेन सिस्टम में और बात करें तो उसके जिसके पास डीएनए है दैट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड के हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन जो गलत होता है कि all chloroplasts are the plastids and but all plastids are not the chloroplast। तो क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड को हम कैसे साइनोनिम की तरह यूज कर सकते हैं वो एकदम क्वेश्चन में ध्यान में रख के ऑप्शंस को देखना है। और फोकस इसी चीज पे करनी है बेटा अपने प्रिपरेशन में कि जो इनकरेक्ट और सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हमें बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि वहीं पे ट्रिक है, वहीं पे आपको गलती हो रही है। तो उस पे बहुत अच्छे से देखना है। तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है, लेकिन प्लास्टिड सारे क्लोरोप्लास्ट नहीं है। जो ग्रीन पिगमेंट स्ट्रक्चर है वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे। जो कोई कलरलेस है, व्हाइट, क्रीम, ये सब बायो में कलरलेस में आ जाता है। ठीक है बेटा, तो जो भी कलरलेस है वो सब ल्यूकोप्लास्ट है। एंड जो अदर देन ग्रीन एंड व्हाइटिश अपीयरेंस के हैं वो सब आपको कलेक्टिवली क्रोमोप्लास्ट में आ जाते हैं। क्लियर है? अब क्रोमोप्लास्ट ये सब क्या कर रहे हैं, आपका फोटोसिंथेसिस वाले पोर्शन में आप चले जाओ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ट्रांसमिशन, या
जो आपका रैपनिंग ऑफ फ्रूट है, वहां पे कलर का कन्वर्जन ग्रीन टोमेटो से आप उसको रेड टोमेटो में बनते हुए देख रहे हो, तो वहाँ क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ग्रीन पोटैटो से आप जो खा रहे हो एडिबल पोटैटो जब यूज कर रहे हो, तो वो वाइटिस अपीयरेंस का क्रीमिस अपीयरेंस का हो जा रहा है, तो दैट इज कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू ल्यूकोप्लास्ट। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर स्टोरेज के अकॉर्डिंग अमाइलोप्लास्ट आप कब बोल रहे हैं, जब वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है। एलियोप्लास्ट जब वो ऑयल्स और फैट को स्टोर कर रहा है। एलोरोप्लास्ट कब हो जाता है, जब वो प्रोटीन्स को स्टोर कर रहा है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। अलॉन्ग विद कि एक जो मेजरमेंट है, एक टेबल बनवाए थे हम तुम लोगों से भी, कि सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह जितना भी मेजरमेंट दिया हुआ है, इसको आप निकाल के पूरा एक टेबल बना लो। आपके पास एक जो मेजरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जस्ट आप एक बार उस टेबल को देखोगे तो वो कवर हो जाएगा। क्लियर है। फिर वहां पे मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड से आपको ग्राना, थाइलेक्वाइड जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल इज थाइलेक्वाइड, ग्राना, ग्रैनम एंड कलेक्टिवली हम उसको ग्राना बोलते हैं। देखो पता नहीं, हम हो सकता उल्टा बोल रहे हो। ग्राना, ग्रैनम, ग्रैनम इज सिंगुलर एंड ग्राना इज, हाँ लिखा हुआ भी तो है यहाँ पे, ग्राना इज स्टैक, पूरा जो क्वाइल स्टैक है उसको ग्राना बोलते हैं, एंड ग्रैनम इज सिंगुलर। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है। इसमें केमियोस्मोटिक थ्योरी कहाँ पे फॉलो होगी, ल्यूमेन में, मतलब इनसाइड द ग्राना बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इस तरीके से अगर क्रिस्टिफॉर्म है तो यहाँ पे आपकी प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, एंड क्लोरोप्लास्ट के केस में ल्यूमेन में आपका डेवलप होगा। यहाँ पे लाइट एनर्जी को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके के दोनों से रिलेटेड एक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, वो भी ध्यान में रखोगे। देन राइबोसोम की तो बात हो गई, पैलेट, ठीक है, स्वेटबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड सेपरेशन। फिर हम लोगों ने 70s 80s का चार्ट देख रखा है, उसको ध्यान में रखना। साइटोस्केलेटन भी बता दिया मैंने थोड़ा बहुत, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, इन सब का मैंने तुम लोगों को स्ट्रक्चर, साइज और इंटरमीडिएट, इन सब चीजों का बताया कि इंटरमीडिएट जो है वो बेसिकली इंटर कन्वर्जन में, रिपेयरिंग में रोल प्ले कर रहा है, दोनों का मीडिएट रहेगा। क्लियर। फिर ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें आपको सीलिया फ्लैजला का सेक्शन दिया हुआ है, 9+2 है, इट मीन्स की दैट इज यूकैरियोटिक सेक्शन। टाइम ओवर होने वाला है, बस जब जब क्लास ओवर हो जाएगी वहीं पे क्लोज कर देंगे अब। तो सीलिया फ्लैजिला, एक्सोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, जो इनसाइड द, जो हमने ग्रोथ की बात की, आउटर निकला है अपेंडेजेस की तरह सीलिया फ्लैजिला, उसके सेंटर में जो पोर्शन है दैट इज एक्सोनिम। फिर याद रखना है ये